अस्सलाम वालेकुम। मोमेंट्स ऑफ फिज़िक्स में खुशामदीद। मेरा नाम है मोहम्मद हसन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझाने वाला हूँ। जी हाँ, चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, उसके न्यूमेरिकल 2.1 से 2.6 तक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप समझना चाहें तो अच्छी तरह समझ सकते हैं, और आप अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये राइट साइड पर सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। So numerical number 1. Suppose in a rectangular coordinate system, a vector A has its tail at the point P -2 and 3 and its tip at point Q 3 9. Determine the distance between these 2 points. कि हमारे पास एक वेक्टर है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उस पॉइंट P पे उसकी टेल है और पॉइंट Q पर उसकी टिप है, ठीक है ना। और आपने जो है उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस। अब कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि डिस्टेंस फाइंड करने में वो सिर्फ पी क्यू निकाल देते हैं, वेक्टर निकाल देते हैं, आगे डिस्टेंस नहीं फाइंड करते, यानी कि मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड करते, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाता है। आपके पास ये पॉइंट गिवन है पी और क्यू, आपने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले आपने पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है और उसके बाद आपने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है ना। तो पी क्यू वेक्टर फाइंड करने का तरीका ये है कि x2 माइनस x1 आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 माइनस y1। यहाँ पर x2 और x1 क्या है? x2 इधर आप देख सकते हैं कि Q में जो है वो x2 जो है वो 3 है और P में x1 जो है वो -2 है, ठीक है ना। इसी तरह Q में 9 जो है वो y2 है और फिर P में -3 जो है ये y1 है, ठीक है ना। आप यहाँ से इनको माइनस करवाएं इजीली। x2 की वैल्यू पुट करें 3 माइनस, इसी तरह x1 की भी वैल्यू हमने पुट की, वो क्या आ जाती है -2, ठीक है ना। तो 3 + 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। इसी तरह y2 की वैल्यू पुट करें 9 माइनस, और y1 की वैल्यू -3 है, यहाँ पे पुट करने के बाद 9 + 3 हो जाएगा, और 9 + 3 होने के बाद हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये पी क्यू वेक्टर हमने फाइंड कर लिया है। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? शिद्दत या फिर ताकत, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर डिस्टेंस है, यानी कि लेंथ है उन दोनों के दरमियान की, जो वेक्टर्स यानी कि जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। अब आपने इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है। आपने उसी तरह 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 169 के बाद 13, और इसका यूनिट हमारे पास नहीं है तो हम सिर्फ लिखेंगे 13 यूनिट्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास था प्रॉब्लम नंबर 1, बहुत ईजी था। अब प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ आते हैं। A certain corner of a room is selected as the origin of a rectangular coordinate system, ठीक है ना। If an insect is sitting on an adjacent wall at a point having coordinates 2 1, where the units are in meters, what is the distance of insect from this corner of the room? यानी कि आपने एक रूम जो है, अपने रूम के कॉर्नर को ओरिजिन आपने यानी कि कंसीडर कर लिया है, और ओरिजिन कंसीडर करने के बाद अब आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक इंसेक्ट यानी कि एक कीड़ा बैठा हुआ है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1, ठीक है ना। तो ये 2 1 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आपने क्या करना है? उसी तरह उनका ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है। अब ओरिजिन पे जो है वो 0 0 है ना हमारे पास, उसके यानी कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? 0 0, ठीक है ना। ओरिजिन के 0 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब आपने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या होगा इनका डिस्टेंस? उसी तरह आपने सबसे पहले ओ पी फाइंड करना है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। यहाँ पे x2 और x1 की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास ओ पी वैक्टर जो आएगा वो 2i + 1j आएगा, ठीक है। अब आपने इनका क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड। उसी तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ओ पी वेक्टर, इसका हम ले लेंगे मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड लेना कोई मुश्किल नहीं है। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 2.2 मीटर। अब हमने यहाँ मीटर क्यों लिखा है? क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर्स, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर मीटर लिखेंगे। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। वो क्या है? व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए? वेक्टर दिया हुआ है 4i + 3j, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं।
अब ये कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा है, सिर्फ आपने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। अब हमें क्या क्या गिवन है, ए वेक्टर गिवन है और ए यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो ये फार्मूला होता है ए यूनिट वेक्टर का, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड। कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। आपने ए वेक्टर की जगह पे क्या कर देना है, उसी तरह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है 4i प्लस 3j, और ए का फिर आपने क्या ले लेना है, नीचे मैग्नीट्यूड ले लेना है, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और उस पर स्क्वायर रूट, इसी तरह इसको सॉल्व करते जाएंगे। जो नोमिनेटर में टर्म है वो वैसी की वैसी रहेगी 4i प्लस 3j, और जो डिनोमिनेटर में टर्म है यानी कि ये 16 प्लस 9 ये चेंज हो जाएगी 25 में और फिर 5 में। कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपने ए यूनिट वेक्टर जो है इसका फार्मूला याद रखना है। यूनिट वेक्टर के फार्मूले में आप देख सकते हैं बुक में कि वहाँ पर यही फार्मूला लिखा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट R1 3i प्लस 7j इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड R2 माइनस 2i प्लस 3j रिस्पेक्टिवली। फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर एंड इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। पहले आपने इन दोनों वेक्टर्स के जो हैं पार्टिकल्स यानी कि इन दोनों के आपने क्या फाइंड करना है, इनके आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और फिर इसकी ओरिएंटेशन यानी कि इसका एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ से एंगल फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 और R2 की वैल्यू ये आपने दी हुई है, आपने R2 और R1 को पहले माइनस करवाना है, फिर इनका मैग्नीट्यूड लेना है। यहाँ देख सकते हैं आप कि इनका फिर आपने क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो सबसे पहले माइनस करवाएं R2 माइनस R1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि i को i से हम माइनस करवाएंगे तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -5। इसी तरह 3 को माइनस यानी कि 3 को 7 से हम क्या करवाएंगे, माइनस करवाएंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -4j। अब आप इसका क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड। बिल्कुल वही आंसर आ गया जो हम पिछले न्यूमेरिकल में निकालते रहे हैं। अब इसका आप इसी तरह मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड लेने के बाद आपने 41 का स्क्वायर रूट ले लेना है और 64 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया है। अब आ जाती है बात इसकी ओरिएंटेशन की, यानी कि इसका एंगल हमने फाइंड करना है। अब एंगल यहाँ पे कैसे फाइंड होगा, आप ये देख सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स आपके सामने जो हमारा इसका आंसर निकला है R2 माइनस R1 का, ये -5 और -4 है, यानी कि हमारे पास x एक्सिस भी माइनस है और y एक्सिस भी माइनस है। तो यहाँ पर थीटा जो है किस एंगल में किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, ठीक है ना। तो वो थीटा आप खुद देख सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है, अपनी बुक में भी देख सकते हैं। यहाँ पर थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट का ये ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से हमारे पास ये फार्मूला आता है, थीटा इज इक्वल टू पहले आएगा 180 डिग्री प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x होता है। अब y हमारे पास 4 है और x हमारे पास 5 है। आप यहाँ से देख सकते हैं y हमारे पास क्या है, 4 और x हमारे पास क्या है, 5। आपने टेंजेंट इन्वर्स टेंजेंट इन्वर्स में यहाँ पे y ओवर x की वैल्यू पुट करनी है, और टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 4 ओवर 5 हमारे पास होता है 39। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। 39 के बाद हम इसकी वैल्यू को प्लस कर देंगे आपस में, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 219 डिग्री, ठीक है ना। तो हमने इसकी ओरिएंटेशन फाइंड करनी थी, यानी कि इसका एंगल फाइंड करना था, और वो क्या आता है, 219 डिग्री। सो ये था हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से। अभी आगे एक न्यूमेरिकल आने वाला है, उसमें और चेंजिंग होगी, ठीक है ना, आप देखते रहिए। सो प्रॉब्लम नंबर 5, इफ अ वेक्टर b इज एडिड टू a द रिजल्ट इज 6i प्लस j। अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट को यहीं पे समझना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 6i प्लस j आता है, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक। अब अगला सेंटेंस देखें, इफ़ b इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a। उसी तरह अगर हम b को a में से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है ना, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -4i प्लस 7j। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है ना, a माइनस बी इज इक्वल टू -4i प्लस 7j। अब आपने सिर्फ और सिर्फ a का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब खुद सोचें कि हमने a का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो b हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो आप b को जो है वो किसी तरह ख़त्म करें। तो हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये वैसे ही सवाल है जैसे आप लोग 9th-10th में जो मैथ के क्वेश्चन करते आए हैं उस जैसा ही सवाल है ये। तो ये b को हम b में से अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो इनको ऐड करेंगे, एडिंग 1 और 2 इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास b जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर a प्लस ए हो जाएगा 2a, इसी तरह 6 माइनस 4 वो भी 2 हो जाएगा, और 1 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 8, ठीक है ना। अब आपने यहाँ से इसको सॉल्व करना है और सिर्फ a मैग्नीट्यूड फाइंड करना है।
सो सॉल्व करने के बाद ही पहले तो आप इस 2 को सॉल्व करें, 2 को उस तरफ ले जाकर आप डिवाइड करवा दें तो हमारे पास ये आ जाएगा। और फिर इसका हम लेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लेने का तरीका तो आपको पता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आएगा 4.1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया इसका, 4.1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ चलते हैं। गिवन दैट a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड b इज इक्वल टू 3i माइनस 4j। इस न्यूमेरिकल में हमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं, एक a है c इज इक्वल टू a प्लस बी और दूसरा है d इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। आपने इनका मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, यानी कि c आप इस पहले पार्ट में a प्लस बी को ऐड करें, उसी तरह ऐड करना है हमने a प्लस बी 2i प्लस 3j 3i माइनस 4j। आप यहाँ से इनको ऐड करना चाहें तो i को i से ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3 5 और फिर j को j से तो 3 माइनस 4 1। अब आप लें इसका सिंपली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लेने का तरीका वही है, 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा और फिर 26 इसका आंसर आएगा और स्क्वायर रूट लेने के बाद 5.1। तो ये तो आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब आप इसके आंसर में देख सकते हैं सी के आंसर में कि हमारे पास एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो थीटा कहाँ लाई कर रहा है हमारे पास। ठीक है ना, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो थीटा जो है वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जी हाँ, थीटा जो है यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से आप ट्रिग्नोमेट्रिक का ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/5। यहाँ पर माइनस की साइन आएगी। ठीक है, 1/5 मतलब वाई ओवर एक्स, और वाई हमारे पास 1 था और एक्स हमारे पास 5 है। ठीक है, अब आप यहाँ पर कैलकुलेटर के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। टेंजेंट इनवर्स 1/5 को हमारे पास 11 डिग्री आएगा और 360 में से आप -11 माइनस कर दें तो आपके पास थीटा आएगा 349 डिग्री। ठीक है, तो ये तो था सिर्फ ए का आंसर। ठीक है ना, अब हमने डी को सॉल्व करना है। डी इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। तो उसी तरह आपने 3a माइनस 2b को सॉल्व करना है। आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवानी है, इधर से 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ i को i से ऐड करना है और j को j से। जब i को i से हम ऐड करेंगे तो हमारे पास उसका जो रिज़ल्ट है वो 0 आता है, और हम j को j से ऐड करेंगे तो हमारे पास उसका रिजल्ट क्या आएगा, 17। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और फिर हमारे पास 9 + 8 17 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास x जो है वो टोटली 0 है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर y है वो किसके बराबर है, 17 के। सो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ होगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 17/0। अब यहाँ पर हमारे पास y जो है वो 17 है, y ओवर x लिखना होता है ना हमने, तो y जो है वो 17 है और x जो है वो क्या है, 0 है। ठीक है, और समथिंग ओवर 0 वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। अगर आपको याद हो तो समथिंग ओवर 0 के किसी चीज़ को भी 0 से डिवाइड किया जाए तो इन्फिनिटी के बराबर होता है। और टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास थीटा क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो उम्मीद है आपको इन प्रॉब्लम्स की समझ आई होगी। अगर आपके माइंड में इन प्रॉब्लम्स को लेके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स करें, मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।